हेलो फ्रेंड्स, मैं मानसी मौर्य एंड नाउ यू आर वाचिंग एम डॉट एम एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम बात करने जा रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स एमसीक्यू एनालिसिस करेंगे। तो यार, अगर आप डी ट्रिपल एस पी टी जी टी पी जी टी जी आई सी एल टी ग्रेड किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हाँ जी, ये बिल्कुल आपके लिए ये वीडियो है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं, बायोलॉजी। तो यहाँ पे हम बात करेंगे बायोमोलिक्यूल्स, जो कि आपको पता है यार, अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपका फर्स्ट चैप्टर जो होना चाहिए बायोमोलिक्यूल्स होना चाहिए। बिकॉज ऑफ आप सेल से लेके कोई भी चैप्टर आप पढ़ते हैं वहाँ पे आपको बायोमोलिक्यूल से रिलेटेड कुछ ना कुछ देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। और अगर ये चैप्टर आपका क्लियर है तो आगे के सारे चैप्टर कहीं ना कहीं इजिली क्लियर होते जाएंगे। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ है, क्या कुछ बातें हैं, सारे चैप्टर्स हम देखते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या कुछ है। और हाँ, लास्ट तक जरूर आप बने रहिएगा, यहाँ पे आपके ढेर सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे। ढेर सारे क्वेश्चन क्लियर होने के साथ साथ ढेर सारी कंफ्यूजन आपकी क्लियर होने वाली है। सो यार, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, देखते हैं क्या कुछ बातें और क्या कुछ। और हाँ, आप एक काम और करिएगा कि आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। जैसे ही क्वेश्चन आप आपकी स्क्रीन पर आए, आप क्वेश्चन को देखिएगा, उसका आंसर आप अपने मन से कॉपी पे करिएगा। एज अ आप इसे मतलब मॉक टेस्ट ले सकते हैं बायोमोलिक्यूल्स का। तो फिर उसके बाद जब मैं आंसर आपको बताती हूँ, उसके बाद आप उसमें टिक करिएगा आपका क्वेश्चन, आपका आंसर सही है या गलत है। ओके, तो देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है, माल्टोज गिव राइज टू मॉलिक्यूल्स ऑफ। माल्टोज किसके टू मॉलिक्यूल्स देता है? क्या फ्रक्टोज के, क्या लैक्टोज के, क्या ग्लूकोज के, क्या सुक्रोज के? तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि भाई, जो ये माल्टोज होता है, माल्टोज गिव राइज टू मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। माल्टोज दो मॉलिक्यूल देता है, किसके? ग्लूकोज के। ओके, और यहाँ पे ये दो मॉलिक्यूल क्यों देता है ग्लूकोज के? माल्टोज, मैं आपको बताना चाहूंगी कि माल्टोज जो होता है भाई, ये क्या होता है? माल्टोज डाइसैकेराइड होता है। क्या होता है भाई? डाइसैकेराइड होता है। ओके, और यहाँ पे जैसे ये डाइसैकेराइड है, तो इसमें मोनोसैकेराइड के कितने मॉलिक्यूल होंगे भाई? दो मॉलिक्यूल होंगे, दो मोनोसैकेराइड्स होंगे। ओके, याद रखिएगा, दो मोनोसैकेराइड्स आपस में ऐड होंगे। ओके, जैसे अब यहाँ पे ये माल्टोज है, तो ये ग्लूकोज के दो मोनोसैकेराइड्स दे रहा है। ओके, और जैसे ये सुक्रोज है। ओके, जैसे यहाँ पे ये सुक्रोज है, अब यहाँ पे सुक्रोज किसके दो मॉलिक्यूल देगा? तो सुक्रोज देगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज के देगा। ओके, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के देगा। और लैक्टोज किसका देगा? जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं लैक्टोज, तो लैक्टोज जो देगा वो दो मोनोसैकेराइड, यहाँ पे कौन होंगे? दो मॉलिक्यूल, एक ग्लूकोज होगा और दूसरा गैलेक्टोज होगा। कौन होगा? दूसरा गैलेक्टोज होगा। और फ्रक्टोज, सॉरी फ्रक्टोज नहीं, फ्रक्टोज तो ठीक है, यहाँ पे टेरेहेलोज, तो वो देगा ग्लूकोज और ग्लूकोज के। हाँ, ग्लूकोज और ग्लूकोज, जैसे कि आपका माल्टोज होता है। ओके, माल्टोज दो मॉलिक्यूल देता है, किसके? ग्लूकोज के। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। तो आप टिक कर लीजिए अपनी कॉपी में कि आपने सही आंसर दिया है या गलत दिया। ओके, और आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल इन सेल। तो यहाँ पे जो सेल में ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जो कि सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है? तो ऑब्वियसली ये बच्चा बच्चा जानता है कि भाई ये क्या है? वाटर मॉलिक्यूल होता है। ये क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल होता है, ये जो कि आप शुरू से बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ओके, तो उम्मीद करते हो ये क्वेश्चन तो आपका सही ही होगा, है ना? आगे देखते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इफ द टोटल अमाउंट ऑफ एडेनिन एंड थाइमिन इन डबल स्टैंडर्ड डीएनए। अगर डबल स्टैंडर्ड डीएनए में एडेनिन एंड थाइमिन जो है वो 60% अमाउंट में है, देन ग्वानिन कितने परसेंट में होगा? तो बहुत ही सिंपल सा है, एकदम शांत दिमाग से आप सोचिए। देखिए, अब यहाँ पे आपको पता है कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए में हमें क्या क्या देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे तीन चीजें तो ऑलरेडी दी गई हैं, एडेनिन दिया गया है, थाइमिन दिया गया है, ग्वानिन दिया गया है, और आपका क्या होता है? साइटोसिन होता है। ये चारों न्यूक्लियोटाइड भाई 100% में होंगे। अब इन 100% में से एडेनिन एंड थाइमिन तो हो गया भाई 60%। तो कोई भी चीज अब वो 100% है तो बच कितना रहा है भाई? 40% बच रहा है। 40% बच रहा है। अब इसमें आपका ग्वानिन अकेले पूछा गया है। ग्वानिन अकेले पूछा गया है, तो आपको पता होगा कि जितने अमाउंट में ग्वानिन होगा उतने ही अमाउंट में तो साइटोसिन होगा।
तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं ये 40% है, तो अगर हम ग्वानिन को 20% रखते हैं तो साइटोसिन कितने परसेंट होगा? ऑब्वियसली 20% होगा, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 20%। तो आप टिक कर लीजिए अपनी कॉपी में कि क्या आपका आंसर सही है या गलत है। ओके, तो यहाँ पे आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस बाउंड टू एन एंजाइम एंड इसेंशियल फॉर इट्स एक्टिविटी इज कॉल्ड। तो यहाँ पे पूछा गया है भाई, ऐसा कौन सा ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ऐसा कौन सा ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, तो भाई वो क्या है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस टू एन एंजाइम एंड essential for its activity is known as coenzyme as well as प्रोस्थेट एंजाइम। यहाँ पे ऐसा दो होता है भाई, ऐसा ऐसा दो इसेंशियल एंजाइम होता है, एक कौन सा, एक कोएंजाइम, दूसरा कौन सा होता है? प्रोस्थेट ग्रुप। तो आपको यहाँ पे प्रोस्थेट ग्रुप तो दिख नहीं रहा है, ऑप्शन में ऐसा कुछ है नहीं, आपको कोएंजाइम दिख रहा है, तो आप कोएंजाइम पे सीधे से चुपचाप आंसर कर दोगे। और यहाँ पे आपको जैसा कि देखने के लिए मिल रहा है कोएंजाइम एंड प्रोस्थेट ग्रुप। तो कोएंजाइम एंड प्रोस्थेट ग्रुप में डिफरेंस क्या होता है, तो मैं आपको बताऊं, जो ये कोएंजाइम होता है ये लूजली बाउंड होता है, लूजली बाउंड टू द एंजाइम। और जो ये आपका प्रोस्थेट ग्रुप होता है, ये प्रोस्थेट ग्रुप आर टाइटली बाउंड विद एंजाइम एंड एड एंजाइम। ओके, और ये जो प्रोस्थेट ग्रुप होता है ये परमानेंटली बाइंड होता है, और कोएंजाइम ड्यूरिंग रिएक्शन बाइंड होता है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हैं। प्रोस्थेट ग्रुप में ये स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी प्रोवाइड करवाता है। ओके, एंजाइम को ये प्रोस्थेट ग्रुप स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी प्रोवाइड करवाता है, और कोएंजाइम फंक्शनल प्रॉपर्टी प्रोवाइड करवाता है एंजाइम को। तो ये सारी चीजें हैं। ओके, आगे देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। द टाइटली बाउंड आर नॉन प्रोटीनेसियस ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एन ऑर्गेनिज्म। तो मैंने अभी अभी आपसे बात की है कि जो प्रोस्थेट ग्रुप होता है वो टाइटली बाउंड होता है टू द एंजाइम, और जो कोएंजाइम होता है, कोएंजाइम भाई लूजली बाउंड होता है एंजाइम से। ओके, और प्रोस्थेट ग्रुप टाइटली बाउंड होता है, तो आपका आंसर यहाँ पे जो हो जाएगा बी हो जाएगा, प्रोस्थेट ग्रुप। ओके, और यहाँ पे वन टर्न ऑफ डीएनए एंड न्यूक्लियोटाइड पेयर्स, वन टर्न ऑफ डीएनए हैज न्यूक्लियोटाइड पेयर। एक डीएनए के एक टर्न में कितने न्यूक्लियोटाइड के पेयर होते हैं? डीएनए के एक टर्न में न्यूक्लियोटाइड के कितने पेयर होते हैं? तो यहाँ पे आपका 10 न्यूक्लियोटाइड देखने के लिए मिलेगा, न्यूक्लियोटाइड के 10 पेयर देखने के लिए मिलेंगे। टोटल आपको 20 न्यूक्लियोटाइड देखने के लिए मिलेंगे। ओके, टोटल कितने न्यूक्लियोटाइड देखने के लिए मिलेंगे? 20 न्यूक्लियोटाइड देखने के लिए मिलेंगे। बट यार यहाँ पे आपसे क्या पूछा है? न्यूक्लियोटाइड के पेयर पूछा है, तो ऑब्वियसली ये कितना होगा? 10 होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पेयर ये हो गया, आप यहाँ पे देख रहे हैं 3.4 नैनोमीटर का ये जो एक हेलिक्स होता है, एक टर्न होता है डीएनए का। ओके, तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो कि कितने न्यूक्लियोटाइड के पेयर हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, चार पेयर, पांच पेयर, 6, 7, 8, 9 और 10। तो यार आपको यहाँ पे कितने पेयर देखने के लिए मिल रहे हैं? 10 पेयर देखने के लिए मिल रहे हैं। कितने न्यूक्लियोटाइड देखने के लिए मिल रहे हैं? 20 न्यूक्लियोटाइड देखने के लिए मिल रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट आईएमपी करके इसको याद कर लीजिएगा। ओके, आप इस डायग्राम में इजिली देख पा रहे हो। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होता है? वन टर्न ऑफ डीएनए हैज सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो यहाँ पे हम जो सीक्वेंस देखते हैं उसमें कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड होंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो ये डीएनए का टर्न शुरू होता है वो 3' से शुरू होता है, 3' टू 5'। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई एडेनिन से क्या ऐड होगा, कौन सा न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा एडेनिन से, तो वो होगा थाइमिन। एंड थाइमिन से क्या ऐड होगा? एडेनिन ऐड होगा। एंड अगेन थाइमिन है तो अगेन एडेनिन है। एंड साइटोसिन है तो साइटोसिन से क्या ऐड होगा भाई? ग्वानिन ऐड होगा। देन यहाँ पे देख पा रहे हो आप ग्वानिन है तो ग्वानिन से साइटोसिन ऐड होगा। अगेन साइटोसिन है तो ग्वानिन ऐड होगा। थाइमिन है तो एडेनिन ऐड होगा। अगेन एडेनिन है तो थाइमिन ऐड होगा। एडेनिन है, सॉरी थाइमिन है तो एडेनिन होगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये 3' है तो यहाँ पे 5' से शुरू होगा, एंड यहाँ पे जो इंड होगा वो 3' से होगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो
हमारा जो ये शुरू का 2 ऑप्शन है, ये तो हम देखते ही गलत काट देंगे बिकॉज़ ऑफ यहाँ पे जो स्टार्टिंग हुई है वो 3 प्राइम से शुरू हुई है। ओके, तो यहाँ पे आगे बढ़ने का हमें कोई भी मतलब नहीं है कि एडेनिन है, थायमिन है एंड सो ऑन। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये तो भाई ठीक है 5 प्राइम से शुरू हो रहा है, तो हम देखते हैं हाँ ठीक है, थायमिन हो गया, एडेनिन हो गया, लेकिन यहाँ पे हमें क्या चाहिए था? यहाँ पे अगेन हमें एडेनिन चाहिए था, लेकिन ये क्या है? ग्वानिन है। तो हमें यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन में देखने के लिए मिल रहा है थायमिन, एडेनिन, एडेनिन एंड ग्वानिन है, फिर साइटोसिन है, फिर ग्वानिन है, एडेनिन, थायमिन, एडेनिन 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ओके, तो यहाँ पे आप मिला सकते हो क्या क्या है। फोर्थ ऑप्शन देखिए, थायमिन चाहिए, फिर एडेनिन चाहिए, फिर एडेनिन चाहिए, फिर ग्वानिन चाहिए, फिर साइटोसिन चाहिए, देन ग्वानिन चाहिए, एडेनिन, थायमिन, एडेनिन। तो आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाता है। बहुत ही सिंपल है, इसमें बहुत माथापच्ची करने जैसा कुछ है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है, क्वेश्चन नंबर 8। विच वन इज इम्यूनो एसिड? भाई इम्यूनो एसिड क्या होता है? इम्यूनो एसिड क्या है अभी? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे देखते हैं कि इस ऑप्शन में यहाँ पे पेप्सिन है, प्रोलीन है, सिस्टीन है, रेनिन है। तो यहाँ पे ये जो पेप्सिन है ये क्या है? इम्यूनो एसिड है। इम्यूनो एसिड क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊं, मोस्ट ऑफ इन कोलेजन प्रोटीन। ये जो पेप्सिन होता है, पेप्सिन कहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है? ये कोलेजन प्रोटीन में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? कोलेजन प्रोटीन में। एक्चुअली इसमें क्या होता है, NH ग्रुप प्रेजेंट होता है। किसकी जगह पे? किसकी जगह पे? NH2 की जगह पे। आपने अमीनो एसिड में देखा है, अमीनो एसिड में देखा है कि क्या होता है, एक NH2 होता है, एक COOH होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप। जहाँ पे ये दोनों ऐड होते हैं उसी को हम अमीनो एसिड के नाम से जानते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि NH2 की जगह पे, NH2 की जगह पे NH ग्रुप ऐड होता है इम्यूनो एसिड में। और यार मैं आपको बताऊं, ये जो इम्यूनो एसिड होता है ये नेचर में कैसा होता है? ये नेचर में कैसा होता है? ये न्यूट्रल अमीनो एसिड होता है। ये इम्यूनो एसिड क्या होता है? न्यूट्रल अमीनो एसिड होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। न्यूट्रल अमीनो एसिड कौन होता है? आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि भाई न्यूट्रल अमीनो एसिड कौन होता है, तो आपको याद होना चाहिए इम्यूनो एसिड होता है। और जब आपसे इम्यूनो एसिड का एग्जाम्पल पूछे तो आप बोलेंगे कि पेप्सिन होता है। पेप्सिन किसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो कोलेजन प्रोटीन में पाया जाता है। और अगर ये न्यूट्रल है तो ना तो ये एसिडिक नेचर का होगा भाई, और ना ही बेसिक नेचर का होगा। तो इम्यूनो एसिड से रिलेटेड इतनी इंपॉर्टेंट कुछ बातें थी जो कि आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। इंसुलिन इज अ पॉलीमर ऑफ। इंसुलिन किसका पॉलीमर है? इंसुलिन किसका पॉलीमर है? क्या ग्लूकोज का है, क्या गैलेक्टोज का है, क्या फ्रक्टोज का है, क्या एराविनोज का है? तो मैं आपको बताऊं, इंसुलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। इंसुलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही होता है। तो यहाँ पे अगर ग्लूकोज के, जैसे कि आप यहाँ पे ऑप्शन ए देख पा रहे हो, तो यहाँ पे जैसे इंसुलिन किसका पॉलीमर है? फ्रक्टोज का है। तो वैसे ही ग्लूकोज का पॉलीमर, ओके, ग्लूकोज इज पॉलीमर ऑफ, अगर ऐसा कुछ पूछे, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज पूछे, तो आप यहाँ पे आंसर दोगे स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, सेलुलोज हो गया। एज यू नो, ग्लाइकोजन जो है ग्लूकोज 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 मिलके बनता है ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीसेकेराइड? यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इसमें से पॉलीसेकेराइड कौन सा है? ओके, तो यहाँ पे ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन इज अ पॉलीसेकेराइड। ओके, अच्छा यहाँ पे ये सुक्रोज है, लैक्टोज है, माल्टोज है, ये सब क्या है? अगर ग्लाइकोजन पॉलीसेकेराइड है तो ये सब क्या है? क्या ये ओलिगोसेकेराइड है, डाइसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड है? तो यार मैं आपको बताऊं, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज ये सब क्या है? ओलिगोसेकेराइड है। क्या है ये? ओलिगोसेकेराइड है। ओके, बातें ध्यान रखिएगा, ये सब क्या है। अच्छा, ओलिगोसेकेराइड क्या होता है? ओलिगोसेकेराइड, अगर आपसे कोई पूछे कि ओलिगोसेकेराइड क्या है, तो ध्यान रखिएगा, जहां पे 2 मोनोसेकेराइड से 10 मोनोसेकेराइड आपस में ऐड हों। जैसा कि आपने पहले देखा था फर्स्ट क्वेश्चन में, माल्टोज में 2 मोनोसेकेराइड थे। माल्टोज में
दो मोनोसेकेराइड आपस में ऐड थे। वो दो मोनोसेकेराइड कौन कौन से थे भाई? ग्लूकोज और ग्लूकोज थे, ये दो मोनोसेकेराइड थे। तो वैसे ये जो ओलिगोसेकेराइड है, ये जो ओलिगोसेकेराइड है, इसमें दो मोनोसेकेराइड से 10 मोनोसेकेराइड तक आपस में ऐड होते हैं। अच्छा, माल्टोज क्या है? ओलिगोसेकेराइड है या पॉलीसेकेराइड है? ऑब्वियसली ओलिगोसेकेराइड में आएगा ये। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात कर लें पॉलीसेकेराइड की, जो कि आपका ग्लाइकोजन है, तो पॉलीसेकेराइड क्या होता है? पॉलीसेकेराइड में अमीनो एसिड का जो नंबर होता है वो 10 से ज्यादा होता है। ओके, मोर देन 10 मोनोसेकेराइड यूनिट से बना होता है कौन? पॉलीसेकेराइड। और ओलिगोसेकेराइड 10 के अंदर ही रहता है, 10 मोनोसेकेराइड तक रहते हैं, 2 से 10 मोनोसेकेराइड रहते हैं। ओके, जैसे आप यहाँ पे देखे थे माल्टोज, ये डाइसेकेराइड था क्योंकि इसमें ग्लूकोज ग्लूकोज था। ओके, जैसे ये डाइसेकेराइड था, ऐसे इसमें ये जो ओलिगोसेकेराइड होता है, ये जो ओलिगोसेकेराइड होता है, ऐसे इसमें ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड, पेंटासेकेराइड, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टासेकेराइड, ऐसे 10 तक मोनोसेकेराइड इसमें ऐड होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पे ये सारी बातें आपको समझ आई होंगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। हिस्टोन ऑक्टोमर कंटेन्स, हिस्टोन ऑक्टोमर क्या कंटेन करता है? क्या 8 टाइप हिस्टोन कंटेन करता है? हिस्टोन प्रोटीन 8 तरीके के हिस्टोन प्रोटीन कंटेन करता है? क्या 5 तरीके के हिस्टोन प्रोटीन कंटेन करता है? क्या 6 टाइप के हिस्टोन प्रोटीन कंटेन करता है? और यहाँ पे 5 हिस्टोन्स अकेले दिया गया है, जो कि आपको पता है कि वैसे भी सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्टामर से ही कुछ ना कुछ चीजें आपको समझ आ रही होंगी कि 8 से रिलेटेड कुछ होगा। 8 टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, तो यार क्या यहाँ पे 8 टाइप हिस्टोन प्रोटीन होता है या 8 बाई स्टोन ऑफ 4 डिफरेंट टाइप हिस्टोन होता है? तो आपने देखा है कि यहाँ पे जो हिस्टोन ऑक्टामर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पे ये H1A होता है, एज यू नो, H2B होता है, ओके, एंड H3 होता है, H4 होता है। तो आपने इतने प्रकार के तो हिस्टोन ऑक्टामर देखे हैं, हिस्टोन मतलब इतने प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन देखे हैं। लेकिन ये जो H1A है ये 2 नंबर में होगा, H2B ये भी 2 होगा, H3 ये भी 2 होगा, H4 ये भी 2 होगा। सब अपने आप में क्या होंगे? सब अपने आप में क्या होंगे? बाई हिस्टोन होंगे, है ना? तो यहाँ पे आप क्या देखोगे? बाई हिस्टोन, यहाँ पे हिस्टोन होगा, स्पेलिंग मिस्टेक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 8 बाई हिस्टोन ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स। यहाँ पे जो 8 बाई बाई हिस्टोन प्रोटीन होगा और ये 4 तरीके के होंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ये कितने तरीके के हैं? 4 तरीके के। और याद रखिएगा कौन कौन सा? H1A, H2B, H3, H4। और ये सब कितने कितने होंगे? 2 होंगे। दैट्स वाई वी आर से 8 बाई स्टोन ऑफ 4 डिफरेंट टाइप। ओके, याद रखिएगा 8 टाइप का हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, 4 टाइप का है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। विद रेफरेंस ऑफ एंजाइम विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज राइट? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे आप ऐसे तरीके के आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना भाई, बहुत ज्यादा फंसाने वाले क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पे आप फंसोगे कहाँ पे? यहाँ पे आप यहाँ पे फंसोगे कि राइट पूछा गया है कि रॉन्ग पूछा गया है। ओके, तो ऐसे तरीके के क्वेश्चन जब आपको दिखे ना कि ये जो स्टेटमेंट दिया गया है इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है, ऐसा टाइप का जब क्वेश्चन आपको दिखे ना, तो थोड़ा सा सतर्क हो जाइएगा। एपो एंजाइम, हेलो एंजाइम प्लस को एंजाइम, ऐसा कुछ नहीं होता है। हेलो एंजाइम इज इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस एंजाइम होता है। सॉरी, यहाँ पे एंजाइम नहीं, यहाँ पे थोड़ा फिर से देखिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक है, ये को एंजाइम होता है भाई। ये क्या होता है? को एंजाइम होता है। ओके, हेलो एंजाइम इज इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम। तो यहाँ पे अच्छा, ये हेलो एंजाइम क्या है, एपो एंजाइम क्या है, को एंजाइम क्या है, तो बातें समझते हैं। ओके, ये जो हेलो एंजाइम होता है यार, ये एक्चुअली क्या होता है? कंजुकेटेड एंजाइम होता है। ये कैसा एंजाइम होता है? कंजुकेटेड एंजाइम होता है, जिसमें ये एपो एंजाइम क्या होता है? ये प्रोटीन होता है। एपो एंजाइम प्रोटीन होता है, एंड को एंजाइम जो होता है ये नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट होता है। ये कैसा पार्ट होता है? नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट होता है, किसका? कंजुगेटेड एंजाइम का। अच्छा, एंजाइम एंजाइम आर 2 टाइप, सिंपल एंजाइम और जिसमें मतलब ये जो एंजाइम्स होते हैं,
एंजाइम्स होते हैं, लेक्चर में मैंने आपसे बातें की हैं कि एंजाइम दो तरीके के होते हैं। एक कैसा होता है, एक कैसा होता है, एक सिंपल एंजाइम होता है एंड सेकेंड वन कंजुगेटेड एंजाइम होता है। दूसरा कैसा होता है, कंजुगेटेड एंजाइम होता है। तो जो सिंपल एंजाइम होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, ओनली प्रोटीन पार्ट होता है। इसमें मैंने ओनली लिख दिया है, आप देख लीजिएगा भाई, ये ओनली है, स्पेलिंग का तो क्या से क्या हो रहा है। इसमें क्या होता है भाई, सिंपल एंजाइम में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन होता है। सिंपल एंजाइम में सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन होता है, ओनली प्रोटीन होता है। अच्छा, मैं यहाँ पे आपसे बात करूँ कि ये ऐसे कौन कौन से प्रोटीन है जिसमें सिंपल एंजाइम को हम कंसीडर कर रहे हैं। तो यार मैं आपको बताऊँ, इसमें ट्रिप्सिन हो गया, रेनिन हो गया, पेप्सिन हो गया, ये किसके अंतर्गत आएंगे, ये किस में कंसीडर किए जाएंगे, सिंपल एंजाइम में कंसीडर किए जाएंगे, जिसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन होता है। अच्छा, अब कंजुगेटेड प्रोटीन क्या है अगर बात कर ली जाए, तो यार कंजुगेटेड प्रोटीन क्या होता है, इसमें फर्स्ट थिंग तो प्रोटीनेशियस पार्ट होता है और दूसरा नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट होता है। तो दैट्स व्हाई हम इसे कंजुगेटेड प्रोटीन बोलते हैं। तो कंजुगेटेड प्रोटीन का एक अच्छा खासा एग्जांपल आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने के लिए मिल रहा है। हेलो एंजाइम इज इक्वल टू, ये हेलो एंजाइम क्या है, हेलो एंजाइम क्या है, एक कंजुगेटेड प्रोटीन है। ओके, सॉरी कंजुगेटेड एंजाइम है, सॉरी कंजुगेटेड एक एंजाइम है। हेलो एंजाइम क्या है, कंजुगेटेड एंजाइम है जिसमें एपो एंजाइम और कोएंजाइम होता है। एपो एंजाइम प्रोटीन है एंड कोएंजाइम नॉन प्रोटीन है। उम्मीद करती हूँ यार सारी बातें आपको समझ आई होंगी। जो पॉइंट, जो बातें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती हैं, बस वही सारी बातें यहाँ पे बात हो रही हैं, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। ओके, आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन हो जा रहा है ना। आगे से कोशिश करेंगे कि कम एक्सप्लेन करेंगे, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। चूज द टाइप ऑफ एंजाइम इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे आपकी जो ये रिएक्शन है, ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, ये ट्रांसफरेज एंजाइम है। ये क्या है, ट्रांसफरेज एंजाइम है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, पिक आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट। और मैंने आपसे बार बार बातें की हैं कि जहाँ पे आपको ऐसा कुछ स्टेटमेंट देखने के लिए मिले, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट राइट है या कौन सा रॉन्ग है, तो यहाँ पे क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बिकॉज ऑफ यहाँ पे जैसे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा गया है, तो आप क्या करोगे, पहले आप देखोगे कि अमीनो एसिड आर सब्सटीट्यूटेड मीथेन। तो आपको लगेगा कि हाँ यार, ये बात तो सही है कि अमीनो एसिड सब्सटीट्यूटेड मीथेन्स होते हैं, तो ये बात सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बट यार यहाँ पे पूछा क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है, जो सही है वो नहीं पूछा है ना। अच्छा, ये अमीनो एसिड सब्स्टिट्यूटेड मीथेन होते कैसे हैं, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं, मीथेन मीथेन होता क्या है भाई, CH4 होता है ना, आपको पता है CH4 होता है। तो अमीनो एसिड की बात कही गई है, अमीनो एसिड्स आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। तो यहाँ पे अगर आपका मीथेन में बनाऊं तो ऐसा कुछ होगा स्ट्रक्चर, ऐसा कुछ होगा, है ना। तो आप यहाँ पे ऐसा कर तो सकते हो ना कि आप इस हाइड्रोजन को हटाओ, यहाँ पे NH2 ऐड करो, एक अमीनो ग्रुप ऐड करो, आप इस हाइड्रोजन को हटाओ यहाँ से और यहाँ पे एक मेथिल ग्रुप ऐड करो। ऐसा हो सकता है, हाँ जी बिल्कुल हो सकता है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हो, सब्स्टिट्यूट कर रहे हो ना, सब्स्टिट्यूट कर रहे हो। और यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप इस हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे आप एक COOH कार्बोक्सिल ग्रुप ऐड कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट करके, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके आप यहाँ पे COH ऐड कर सकते हो। दैट्स वाई अमीनो एसिड आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। स्टेटमेंट इज अ राइट। ओके, ग्लिसरॉल इज अ ट्राइहाइड्रोक्सी प्रोपेन। तो ये बातें भी बिल्कुल सही है, ग्लिसरॉल एक ट्राइहाइड्रोक्सी प्रोपेन होता है बिकॉज ऑफ ग्लिसरॉल इज एन अल्कोहल विथ 3 कार्बन एटम। यहाँ पे ये जो ग्लिसरॉल होता है, यहाँ पे ये एक अल्कोहल है, किसके साथ, 3 कार्बन एटम के साथ। ओके, एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या दी गई है ऑप्शन सी पे, लाइसिन इज अ नेचुरल अमीनो एसिड। यहाँ पे मेरे ख्याल से न्यूट्रल लिखा गया था, नेचुरल नहीं न्यूट्रल लिखा गया रहा होगा यहाँ पे। ओके, लाइसिन इज अ न्यूट्रल अमीनो एसिड, लेसिथिन इज अ फॉस्फोलिपिड। हाँ जी बिल्कुल बातें सही हैं, लेकिन यहाँ पे जो बात कही लाइसिन इज अ न्यूट्रल अमीनो एसिड, नहीं यार, लाइसिन क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। लाइसिन क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। ये एक फैक्ट, ये एक पॉइंट आप याद रखिएगा, लाइसिन कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है। बाकी सारी बातें आपको समझ आई होंगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 में आपका ऑप्शन सी सही था। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं।
सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, फिर से वही फंसाने वाला क्वेश्चन आ गया है, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। ओके, तो देखते हैं ऐसी कौन सी बातें यहाँ पे कही गई हैं जो कि गलत है। ओके, प्रोटीन्स आर हेट्रोपॉलीमर मेड अप अमीनो एसिड, हाँ जी बिल्कुल बातें सही हैं। ओके, जो कि लिंक थ्रू पेप्टाइड लिंकेज से ऐड होती हैं। राइबोजाइम्स आर न्यूक्लिक एसिड विद कैटालिटिक पावर, हाँ जी बिल्कुल बातें सही हैं। ओके, एंड थर्ड नंबर पे बातें कही गई हैं, प्रोटीन्स न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीसेकेराइड्स आर द ओनली 3 टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, हाँ जी बिल्कुल बातें सही कही गई हैं। वो भी कहाँ पे, फाउंड इन द लिविंग सिस्टम, तो हाँ जी लिविंग सिस्टम में प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स आर ओनली मैक्रोमोलिक्यूल जो कि लिविंग सिस्टम में देखने के लिए मिलेंगे। यही तीन ऐसे पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, यही तीन है जो कि आपको एज अ माइक्रोमोलिक्यूल देखने के लिए मिलेंगे। ओके, अच्छा ये माइक्रोमोलिक्यूल और मैक्रोमोलिक्यूल का लोचा क्या है, तो यार मैं आपको बताऊं कि जो माइक्रोमोलिक्यूल होते हैं उन्हें हम कैसे कैसे किसी को जानेंगे कि ये माइक्रोमोलिक्यूल है कि ये मैक्रोमोलिक्यूल है, क्या कैसे जानेंगे, तो उनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है उसके उसकी वजह से हम जानेंगे। ओके, तो जो माइक्रोमोलिक्यूल होगा, माइक्रोमोलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा, माइक्रोमोलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, 18 डाल्टन से लेके 1000 डाल्टन तक होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। ओके, इससे ज्यादा नहीं होगा। और मैक्रोमोलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट, जो मैक्रोमोलिक्यूल होगा उसका मॉलिक्यूलर वेट लगभग 10,000 डाल्टन तक पहुंचेगा। ये सारी बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं आप इसे नोट करते चलिएगा। ओके, तो यहाँ पे हम ये सारी बातें कर रहे थे। तो यहाँ पे मैं आपसे इतना कह रही हूँ कि ये जो स्टेटमेंट है ये राइट दिया गया है, सही है कि जो लिविंग सिस्टम होता है उसमें यही तीन मैक्रोमोलिक्यूल के जैसे देखे जा सकते हैं। ओके, एंड थर्ड बात कही गई है, कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द होल ऑफ द बायोस्फीयर एंड रुबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड। बस बातें उल्टी बोल दी गई हैं यार, बाकी ये भी स्टेटमेंट सही ही था। यहाँ पे अगर ये कहा गया होता कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड, इन द एनिमल वर्ल्ड, तो ये स्टेटमेंट भी सही था। एंड रुबिस्को इज द एंड होल ऑफ द बायोस्फीयर, वही बात है, होल ऑफ द बायोस्फीयर। ओके, आगे मैं आपसे क्या बात कर रही थी, हाँ, रुबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड, नॉट एनिमल वर्ल्ड, होल बायोस्फीयर। ओके, होल बायोस्फीयर, होल बायोस्फीयर, लेकिन यहाँ पे ये बातें तो गलत ही हैं। तो यार यहाँ पे आपका ये आंसर सही हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो कोलेजन प्रोटीन होता है उससे कहा गया है कि ये मोस्ट अबंडेंट होता है होल बायोस्फीयर में, जबकि ये एनिमल वर्ल्ड में मोस्ट अबंडेंट होता है। और रुबिस्को जो होता है वो होल बायोस्फीयर में होता है मोस्ट अबंडेंट, जबकि यहाँ पे एनिमल वर्ल्ड के लिए कहा गया है। बातें उल्टी कह दी गई हैं बस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है क्वेश्चन नंबर 15 में। ओके, एंड क्वेश्चन 16 देखते हैं, फाइंड आउट द रॉन्गली मैच्ड पेयर, फाइंड आउट द रॉन्गली मैच्ड पेयर। यहाँ पे हम अच्छा, आप यहाँ पे एक कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। मैंने आपसे यहाँ पे बातें बता दी कि कोलेजन प्रोटीन जो होता है वो एनिमल वर्ल्ड में मोस्ट अबंडेंट होता है, एंड रुबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट इन होल बायोस्फीयर। अगर वहीं पे आपसे बात कर ली जाए कि ह्यूमन में मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कौन सा होता है, ह्यूमन में रुबिस्को प्रोटीन, रुबिस्को जो होता है ये एनिमल वर्ल्ड में मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है। कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन बायो एनिमल वर्ल्ड, है ना, एनिमल वर्ल्ड में मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है। लेकिन अगर वहीं पे बात कर ली जाए कि ह्यूमन बॉडी में मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कौन सा है, ह्यूमन बॉडी की बात कर ली जाए, ह्यूमन बॉडी में मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, तो आप इसे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, आंसर कर दीजिए, और अगर नहीं पता है तो तुरंत गूगल करिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करिए। अब पूछिए ऐसा क्यों मैं आपसे बोल रही हूँ, क्योंकि यार अगर आपको नहीं पता है तो अगर आप इसे एक बार लिख दोगे ना तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगी बातें। ओके,
क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, फाइंड आउट द रॉन्गली मैच्ड पेयर। फिर से वही फंसाने वाले क्वेश्चन बार बार आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। ओके, अगर यहाँ पे ऐसा होता है कि भले ही सारी स्टेटमेंट आपको यहाँ पे पता हो लेकिन फिर भी आंसर गलत हो जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ आप ये जो क्वेश्चन है ना यहाँ पे पढ़ने में थोड़ा सा गलत कर देते हो, आप डायरेक्ट ऑप्शन पे कूद के आ जाते हो। सेकेंडरी मेटाबॉलिक इज एंथोसाइनिन, प्रोटीन इज अ इंसुलिन। ओके, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16, हाँ, काइटिन इज अ पॉलीसेकेराइड, हाँ जी बिल्कुल। सेलुलोज, सेलुलोज नहीं भाई, हेट्रोपॉलीमर नहीं होता है सेलुलोज, सेलुलोज होमोपॉलीमर होता है। सेलुलोज इज अ होमोपॉलीमर, होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। मैंने आपसे पिछले कुछ किसी क्वेश्चन में ये बातें आपसे की थी कि ग्लूकोज का पॉलीमर कौन है, सेलुलोज है। सेलुलोज इज अ होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन यहाँ पे हो जा रहा है, दैट्स व्हाई वीडियो लंबा जा रहा है। ड्यूरिंग मिचेल्सन्स एंड सेथल्स एक्सपेरिमेंट, हैवी डीएनए वाज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉर्मल डीएनए बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। तो यहाँ पे आपका आंसर 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 हो जाएगा आपका डी, CH Cl ग्रेडियंट। ओके, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। काइटिन, काइटिन क्या है? काइटिन क्या एक पॉलीसेकेराइड है, नाइट्रोजनस पॉलीसेकेराइड है, लाइपोप्रोटीन है, प्रोटीन है? इसका आंसर आप अपने कॉपी में ऐसे 18 डाल के ऐसे बगल में लिखिए, जो भी आपको लगता है, अगर आपको लगता है ABCD जो भी आपको लगता है आप उसे आंसर लिखिए। फिर उसके बाद जब मैं आपको आंसर बताती हूँ तो उसके बाद आप सही गलत जो भी हो आपका उसे लगाइए, और अगर आपका आंसर गलत जाता है तो आप उसको बगल में लिखिए कि काइटिन इज अ भाई नाइट्रोजनस पॉलीसेकेराइड। काइटिन कैसा पॉलीसेकेराइड है? नाइट्रोजनस पॉलीसेकेराइड है। ओके, आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं 19। क्वेश्चन नंबर 18 में आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है। ओके, क्वेश्चन 19 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंजुगेटेड प्रोटीन। यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कंजुगेटेड प्रोटीन नहीं है। तो क्या पेप्टोन है, क्या फॉस्फोप्रोटीन है, क्या लाइपोप्रोटीन है, क्या क्रोमोप्रोटीन है? तो यार मैं आपको बताऊं आंसर, पेप्टोन इज अ नॉट कंजुगेटेड प्रोटीन। ओके, पेप्टोन इज अ मिक्सचर ऑफ पेप्टाइड एंड अमीनो एसिड, जो कि प्रोटीन के पार्शियली हाइड्रोलिसिस से मिलता है। ओके, जैसे जैसे यहाँ पे आपका फॉस्फोप्रोटीन दिया गया है, फॉस्फोप्रोटीन, तो यहाँ पे फॉस्फोप्रोटीन में फॉस्फेट और प्रोटीन होगा। तो वैसे ही पेप्टोन, पेप्टोन किससे बना होगा? पेप्टाइड एंड मिक्सचर ऑफ अमीनो एसिड, इन दोनों के मिक्सचर से बना होगा। तो यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाता है ए, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 20 देखते हैं, विच वन इज डाई अमीनो डाइकार्बोक्सिलिक अमीनो एसिड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं ये चाहूंगी कि आपका ये आंसर सही हो, और सही होना जरूरी भी है बिकॉज ऑफ बहुत ही इजी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे पूछा क्या गया है? डाई अमीनो डाई कार्बोक्सिलिक अमीनो एसिड। यहाँ पे साफ साफ आंसर दिख रहा है, ऐसे क्वेश्चन में ही आंसर है, फिलहाल सारे क्वेश्चन में ही आंसर होता है। तो क्या सिस्टीन होगा, क्या लाइसिन होगा, सॉरी क्या सिस्टाइन, लाइसिन, सिस्टीन, एस्पार्टिक एसिड? तो यहाँ पे चलिए दो ऑप्शन तो मैं पहले ही काट देती हूँ, एक एस्पार्टिक एसिड और दूसरा लाइसिन, ये दोनों नहीं होंगे। तो क्या सिस्टीन, क्या सिस्टाइन, इन दोनों में से कौन सा होगा? तो यार मैं आपको बताऊं, सिस्टीन, सिस्टीन हम एज अ वन मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं। फिलहाल सिस्टाइन भी एज अ वन मॉलिक्यूल कंसीडर किया जाता है, लेकिन लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है? डाई अमीनो डाई कार्बोक्सिलिक। तो मैं आपसे यहाँ पे थोड़ा सा सिस्टाइन सिस्टाइन के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करूंगी। तो यहाँ पे सिस्टाइन जो होता है, एक सिस्टाइन की बात करें तो यहाँ पे COOH, और यहाँ पे एक NH2, ये तो हो गया आपका अमीनो एसिड। लेकिन सिस्टाइन बनाने के लिए अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे CH2SH। तो ये हो गया आपका एक सिस्टाइन, सॉरी सॉरी सॉरी, एक ये हो गया आपका एक सिस्टीन, ये हो गया आपका सिस्टीन। स्पेलिंग में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वरना सिस्टीन और सिस्टाइन दोनों की स्पेलिंग में बहुत ज्यादा फर्क है नहीं। ओके, तो ये तो हो गया एक सिस्टीन। अब यहाँ पे बात कही गई है डाई अमीनो, लेकिन यहाँ पे क्या डाई अमीनो एक सिस्टीन में दिख रहा है? एक सिस्टीन में डाई अमीनो दिख रहा है? एक ही अमीनो है भाई। अब यहाँ पे आपको दो दो सिस्टीन ग्रुप चाहिए, तो वहां पे आपका डाई अमीनो बन पाएगा। कार्बन, यहाँ पे
यहाँ पे आप एक ऐड करते हो हाइड्रोजन, एक कार्बोक्सिल ग्रुप ऐड करते हो, फिर उसके बाद यहाँ पे आप ऐड करते हो एक NH2, है ना। आप एक NH2 ऐड करते हो, फिर उसके बाद आप यहाँ पे एक CH2SH ऐड करते हो, एक हाइड्रोजन एक H। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन बाहर हो जाता है, H2 बाहर हो जाता है, एंड यहाँ पे NH2 है और OH, यहाँ से हम OH लेते हैं और NH2 का एक यहाँ पे हम हाइड्रोजन लेंगे, यहाँ से एक हाइड्रोजन लेंगे तो यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा। अब यहाँ पे इतना बॉन्ड बनने के बाद, इतनी रिएक्शन होने के बाद, यहाँ पे ये जो बॉन्ड बना इसे हम कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, ये क्वेश्चन भी आपसे पुटअप किया जाएगा। यहाँ पे COOH कार्बोक्सिल ग्रुप का OH और यहाँ पे NH2 का एक हाइड्रोजन बॉन्ड मिलकर जो वाटर मॉलिक्यूल बाहर होने से यहाँ पे जो बॉन्ड बना है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, याद रखिएगा। ओके, तो यहाँ पे हम ये बात कर रहे थे कि जब दो सिस्टीन, बातें ध्यान से सुनिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है भाई। ओके, तो यहाँ पे जब दो सिस्टीन आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, सिस्टाइन कहते हैं। और जब सिस्टाइन बनता है तो यहाँ पे क्या हो गया, क्या हो गया, NH2 का दो मॉलिक्यूल हो गया, बोलिए हाँ। कार्बोक्सिल ग्रुप का दो मॉलिक्यूल हो गया, बोलिए हाँ। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, डाई कार्बोक्सिलिक अमीनो एसिड। ओके, अच्छा यहाँ पे अगर मैं आपसे बात कर लूं कि सिस्टाइन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। यहाँ पे तो आपने देखा कि भाई बॉन्ड वॉन्ड कैसे बने, पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बना, क्या सब्स्टिट्यूट हुआ, क्या ऐड हुआ, यहाँ पे आपने ये सारी बातें देखी। अगर हम बात कर ले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सिस्टाइन, ऑप्शन नंबर ए सही होगा यहाँ पे। तो ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कई बार, C6H10O3N2S2। जब आप यहाँ पे जो मैंने आप बनाया था वहां पे आप देखते तो यही बन के आता। ओके, आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ए बॉन्ड फॉर्म बिटवीन कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड एंड अमीनो ग्रुप ऑफ एडजेसेंट अमीनो एसिड इज कॉल्ड। तो यहाँ पे 21 क्वेश्चन में मैंने आपसे अभी वही बातें की, वही बात, ये क्या हो जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड हो जाएगा। एक ऐसा बॉन्ड किसके बीच में, एक कार्बोक्सिल ग्रुप, एक अमीनो एसिड। अभी मैंने आपसे यही बातें की थी, COOH और दूसरे अभी जो मैंने आपसे बात की थी दूसरे अमीनो एसिड का, या फिर जैसा कि मैंने आपसे बात की थी सिस्टीन आप देखे थे। तो यहाँ पे आप क्या देखे थे, दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल देखे थे, एक NH देखे थे, है ना। तो यहाँ पे जब हम OH और इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को बाहर कर देंगे तो CONH के बीच में जो बॉन्ड बनेगा इसी को हम क्या कहेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे। यही बातें हमने आपसे की थी अभी लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 21 में। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, पेंटोज एंड हेक्सोज आर कॉमन। पेंटोज एंड हेक्सोज आर कॉमनली नोन एज मोनोसेकेराइड्स। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। यहाँ पे ये क्या हो जाता है, पेंटोज एंड हेक्सोज मोनोसेकेराइड। अच्छा, डाइसेकेराइड के एग्जांपल्स में अगर आपसे कुछ पूछूं तो मोनोसेकेराइड, ये मोनोसेकेराइड हो गया। अगर डाइसेकेराइड की बात की जाए तो डाइसेकेराइड में मोनोसेकेराइड के दो मॉलिक्यूल होंगे। कैसे होंगे, जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं, अभी हम आपसे कुछ बातें किए भी थे, डाइसेकेराइड के कुछ एग्जांपल लिए थे। जैसे सपोज सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। ओके, लैक्टोज, ट्रीहेलोज, ये सब क्या है, डाइसेकेराइड है। डाइसेकेराइड कैसे हैं। अच्छा, ये डाइसेकेराइड किस में कंसीडर किए जाएंगे, ये बातें मैंने अभी पिछले एक क्वेश्चन में की हैं आपसे। ओलिगोसेकेराइड में कंसीडर किए जाएंगे भाई, किस में कंसीडर किए जाएंगे, ओलिगोसेकेराइड में। मैंने आपसे बातें की थी ना कि ओलिगोसेकेराइड क्या होता है, जिसमें मोनोसेकेराइड के 2 से 10 मॉलिक्यूल हो, 2 से 10 मोनोसेकेराइड आपस में ऐड हो, 2 से 10 मोनोसेकेराइड आपस में ऐड हो, उसे हम क्या कहते हैं, ओलिगोसेकेराइड। और पॉलीसेकेराइड क्या होता है,
पॉलीसैकेराइड क्या होता है, 10 मोनोसैकेराइड से ज्यादा हो, मोर देन 10 मोनोसैकेराइड, वो क्या होता है, पॉलीसैकेराइड होता है। अच्छा, यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि ये जो डाइसैकेराइड है किसमें कंसीडर किया जाएगा, किसमें कंसीडर किया जाएगा, ओलिगोसैकेराइड में। तो जैसा कि हमने आपसे बातें की थी, सुक्रोज, सुक्रोज में ये दो मोनोसैकेराइड कौन कौन से होंगे, एक तो ग्लूकोज हो गया, फर्स्ट वन ग्लूकोज एंड सेकंड वन फ्रक्टोज। माल्टोज क्या हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यही था, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यही था, माल्टोज। माल्टोज में कौन सा मोनोसैकेराइड होगा भाई, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। ये सारी बातें हमने एक क्वेश्चन में की हैं, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि आगे याद ही रहेंगी बातें आपको। ओके, बार बार देखोगे तो भूलेगे नहीं आप। ट्रीहेलोज, अगेन ग्लूकोज एंड ग्लूकोज से मिलके बना होता है, दो मोनोसैकेराइड। ओके, तो ये सारी बातें कुछ रह गई। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में देखते हैं कि एंजाइम्स, एंजाइम्स दैट कैटालाइज इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल और पोजिशनल आइसोमर। तो यहाँ पे 23 में हम जो क्वेश्चन देखते हैं, तो ये क्या लाइगेज होगा, लायस होगा, हाइड्रोलाइसिस होगा, नहीं जी, ये आइसोमेरिज्म होगा। ये क्या होगा, आइसोमेरिज्म होगा, अगर ये ज्योमेट्रिकली ऑप्टिकल एक्टिव है। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 में आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, डी। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। द लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन इलस्ट्रेट द पर्टिकुलर एंजाइम मॉलिक्यूल। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 में देखते हैं, इंटरेक्ट्स विद स्पेसिफिक टाइप ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, इंटरेक्ट विद स्पेसिफिक टाइप ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। तो ये लॉक एंड की मॉडल जो होता है, ये किसके द्वारा दिया गया था भाई, अगर मैं आपसे बात करूं कि ये जो लॉक एंड की मॉडल है, ये क्वेश्चन भी आपसे कई बार पुटअप कर लिया जाता है। तो ये तो आप बचपन से पढ़ते आए हो कि लॉक एंड की मॉडल किसने दिया है, एमिल फिशर ने दिया है ना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। अभी हम जल्दी जल्दी ये देखेंगे, थोड़ा बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन हो जा रही हैं बातें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड। तो यहाँ पे फिर से देखिएगा, रॉन्गली मैच्ड कहा गया है भाई, रॉन्गली मैच्ड कहा गया है क्वेश्चन नंबर 25। तो फंजाई, ऑब्वियसली फंजाई क्या होता है, काइटिन की लेयर होती है ना। और फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है। एंजाइम, एंजाइम लाइपो पॉलीसेकेराइड एंटीबॉडी ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है, हाँ जी बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे जो ये आपका ऑप्शन नंबर सी है, ये गलत मैच्ड है। फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आपने देखा था ना, ये फॉस्फोलिपिड होता है ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे बाइलेयर में फॉर्म में अरेंज्ड होता है, बाइलेयर फॉर्म में फॉस्फोलिपिड अरेंज होता है। तो यहाँ पे आपने देखा था फॉस्फोलिपिड में एक हाइड्रोफिलिक हेड होता है एंड हाइड्रोफोबिक टेल होता है। तो जो ये हाइड्रोफिलिक हेड होता है, ये हम इसे वाटर लविंग पार्ट कहते हैं। हाइड्रोफोबिक जो टेल होता है, इसे हम वाटर हेटिंग पार्ट कहते हैं। तो ऐसी ऐसी बातें हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, ये सारी बातें आपने शुरू में पढ़ी होंगी। क्वेश्चन नंबर 26, द रिपीटिंग यूनिट ऑफ ग्लाइकोजन इज, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा इजी भी है। द रिपीटिंग यूनिट ऑफ ग्लाइकोजन, तो आपको पता है कि जब ग्लूकोज, ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन फॉर्म में स्टोर होता है, बहुत सिंपल सा है ना। ग्लूकोज, जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो जाता है, तो वो किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है हमारी बॉडी में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो यहाँ पे रिपीटिंग यूनिट ऑफ ग्लाइकोजन, तो ऑब्वियसली ग्लूकोज 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 जब बहुत ज्यादा अमाउंट में हो गया, तो वो क्या फॉर्म हो जाएगा, ग्लाइकोजन। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। फीडबैक इनहिबिशन ऑफ एंजाइम इज अफेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 जब हम देखते हैं, तो फीडबैक इनहिबिशन ऑफ एंजाइम इज अफेक्टेड बाय इंड प्रोडक्ट। ओके, किसके द्वारा अफेक्ट होता है, इंड प्रोडक्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, इसके बाद हमारे दो क्वेश्चन और बचेंगे, बस इसके बाद हमारे दो ही क्वेश्चन बचेंगे। बेनेडिक्ट रिएजेंट टेस्ट इज कंडक्ट टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ। तो बेनेडिक्ट रिएजेंट किसकी प्रेजेंस को कंफर्म करने के लिए किया जाता है, रिड्यूसिंग शुगर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, एन एग्जाम्पल ऑफ फीडबैक इनहिबिशन। इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन और बचेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, एन एग्जाम्पल ऑफ फीडबैक इनहिबिशन।
cyanide action of cytochrome, sulfur drug of folic acid synthesizer bacteria, allosteric inhibition of hexokinase by glucose 6 phosphate। ऑप्शन सी सही हो जाता है आपका यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही हुए होंगे। तो हमारा जो ये 30 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, ये अजर्सन और रीजन वाला है। आर्किडिक एसिड इज एन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। यहाँ पे ये जो अजर्सन है ये क्या है? आर्किडिक एसिड इज अ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। यहाँ पे रीजन क्या निकल के आ रहा है? हियर आर वन और मोर डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स इज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो यहाँ पे कहा गया है कि आर्किडिक एसिड एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वन और मोर डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। तो यहाँ पे कार्बन एटम के बीच में एक या एक से ज्यादा बॉन्ड देखने के लिए मिलते हैं हमें। दैट्स वाई ये आर्किडिक एसिड जो है ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। तो हाँ जी बिल्कुल, ये जो अजर्सन है ये भी सही है, उसका जो रीजन है वो भी सही है। ओके, बोथ अजर्सन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजर्सन। ये जो मतलब रीजन है ये असर्शन को सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है। अच्छा, सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या है? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या है? सैचुरेटेड फैटी एसिड है हाइड्रोकार्बन चेन कनेक्टेड बाय सिंगल बॉन्ड्स। ये जो सैचुरेटेड एसिड की बात कही जा रही है। एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या होता है? एक या उससे भी ज्यादा डबल बॉन्ड हमें देखने के लिए मिलते हैं। ओके, अनसैचुरेटेड एसिड में हमें डबल बॉन्ड या फिर सिंगल बॉन्ड, मतलब एक से ज्यादा बॉन्ड देखने के लिए मिलते हैं। ओके, बातें समझ में आ रही है? दैट्स वाई आर्किडिक एसिड इज अ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो यहाँ पे जो अजर्सन है वो हमारा सही है। रीजन सही होने के साथ साथ इस अजर्सन को सही एक्सप्लेन करता है। अगर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, ऑप्शन डी ये सब निरर्थक हैं, बिना काम के हैं, पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। बिकॉज ऑफ हमारा ऑप्शन ए सही है कि अजर्सन सही सही है और रीजन भी उसकी सही एक्सप्लेनेशन करता है। तो यार उम्मीद करती हूँ आपके ज़्यादा से ज़्यादा आंसर सही हुए होंगे। और हाँ, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं और क्या कुछ बातें गलत हुई हैं। और हाँ, उम्मीद करती हूँ कि आपका जो क्वेश्चन गलत हुआ होगा उसके सामने उसका करेक्ट पॉइंट आप लिखे होंगे कि ये ऐसा क्यों है। ओके, और उसका करेक्ट पॉइंट क्या है, उससे सारी रिलेटेड बातें जो कि हमने यहाँ पे भी एक्सप्लेन की वो सारी बातें भी आप लिखे होंगे। तो उम्मीद करती हूँ यार सारी बातें आपको समझ आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यार आपको वीडियो कैसा लगा है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड इफ यू वांट टू मोर वीडियोस सो फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब m.m एजुकेशन। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे अभी हम आगे कुछ 30 क्वेश्चन और देखेंगे बायोमोलिक्यूल्स के, उसके बाद हम सेल स्टार्ट करेंगे। फिर ऐसे ऐसे करके आपके टीजीटी, पीजीटी, एलटी, डी ट्रिपल एसपी से रिलेटेड जो आपके ये चैप्टर है वो हम एक एक करके सारे सॉल्व कर रहे होंगे। तो ऐसे आपके सारे पॉइंट क्लियर होंगे और आपको ये भी पता चलेगा कि हाँ हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं और हमें किस चैप्टर पे कितनी मेहनत करनी है। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।